अच्छा, ये तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई, लेकिन ऐसे में चाइना ये भी साबित कर रहा है कि वो दोस्तों दुश्मनों को एक मेज़ पर लाने की अहलियत रखता है। पॉपुलिस्ट रहनुमा भी आ रहे हैं, ऑटोक्रेट्स भी आ रहे हैं, और सभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और जहाँ सिग्नलिंग हो रही है वो भी आपने बताया कि कौन इसको बगौर देख रहा होगा। पीर को जब नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिल रहे होंगे तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं इस पर। लेकिन सेठी साहब, मॉस्को के लिए इसमें क्या है समिट में? अलास्का के बाद रूस एक बार फिर से रेलेवेंट हुआ, और उसके बाद अब जो उनके ऊपर पाबंदियां भी हैं वो तियानजिन में भी खातिर में नहीं लाई जाएंगी, एतराज़ नहीं किया जा सकता। बट एशियाई शराकतदार कितने अहम हैं मॉस्को के लिए? देखिए, ये मॉस्को के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिया आ गया वहाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि वो रूस के ऊपर प्रेशर डाले। तो इसलिए इंडिया का आना वहाँ ये मतलब है कि रूस की ये इट्स ए विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। तो आई थिंक फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अहम है। मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहाँ भी कोशिश है इनकी कि वहाँ भी ये तीनों इकट्ठे हो जाएं और कम से कम अपने जो जॉइंट इंटरेस्ट है अगेंस्ट अमेरिका वो करें। मगर देखिए ना, इंडिया की क्या प्रॉब्लम है SCO के अंदर, या ये SCO और ये ब्रिक्स के अंदर, पैलेस्टाइन, इजराइल। अब लोगों ने इजराइल को ठीक ठाक कंडेम किया, जेनोसाइड ये इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने अपने तल्लकात इजराइल के साथ बरकरार रखे। अगर किसी के तल्लकात हैं इजराइल के साथ आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट्स इंडिया। बाकी सब जो है वो कंडेम कर रहे हैं, टर्की भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर इंडिया जो है वो उसने अपना एक न्यूट्रल सा स्टांस लिया हुआ है। अब किस हद तक SCO के अंदर या ब्रिक्स के अंदर, जहां बाकी सारे कंडेम कर रहे हैं, तो क्या होगा? इश्यू ये है कि SCO के अंदर कोई ऐसे फैसले नहीं हो सकते जो यूनानिमस ना हो। तो अगर कल कोई SCO वाले फैसला करते हैं कि हमने कुछ स्टेटमेंट देना है इजराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर, और उस स्टेटमेंट के अंदर इंडिया कहता नहीं हम नहीं इस पर साइन करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। तो आई थिंक इंडिया का जाना भी इज अ गुड थिंग, और दरार डालना या पूरा उतरना ना वहाँ, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक इंडिया की इस वक्त पोजीशन बड़ी एम्बिगुअस है। उनको मेरा ख्याल है इंडिया को खुद नहीं पता कि अब उन्होंने करना क्या है। अभी वो हाथ पैर मार रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने हम ये किया है कि तू करके देख ले, हम जब हम हैं तो फिर ठीक है। वो इस किस्म की अभी मेरा ख्याल है उनका फलसफा है। आई डोंट थिंक उन्होंने इसको सोचा डीपली। ये है मुमकिन है कि वो, क्योंकि अभी तक उनकी डिस्कशंस जारी हैं तजारत के बारे में, वो जो 25% जो पहला लगा है, नॉट द सेकंड 25%, तो उसके ऊपर अभी तक इनकी जो नेगोशिएशन है वो चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो इस वक्त मुश्किल हालात में है। अब देखते हैं इंडिया कैसे बैलेंस करता है सब चीज़ों को। अच्छा, इससे पहले जब भी समिट हुए SCO के किसी भी लेवल के, चाहे फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल के थे, और बात हुई गज़ा की, इसराइल की, तो इसराइल की मजम्मत से इंडिया बाज रहा, जैसे आपने हवाला दिया। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हुई तो रशिया की मजम्मत इंडिया ने नहीं की। इसके अलावा पहलगाम अटैक, ये जुलाई में जब ये इजलास हुआ तो पहलगाम अटैक के ऊपर चाहता था इंडिया के पाकिस्तान की मजम्मत की जाए, नाम लेकर बाकायदा उसमें एलामिया में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर इतफाक नहीं हो सका, तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। अब सेठ साहब, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो जाहिर है ये एक मुतबादिल सिस्टम की बात करेंगे, जो आलमी बालादस्ती है या इजारादारी है उसकी टक्कर की बात करेंगे कि उसके मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है, मुतबादिल रूट्स क्या हो सकते हैं, करेंसी क्या हो सकती है, किसी एक हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि जॉइंट स्टेटमेंट किस नौइयत की आ सकती है? ये मुमालिक मिल बैठकर क्या एक फैसला कर सकते हैं जो सलामती से बढ़कर हो? डिलीवरेबल्स क्या हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा आप तवक्को करेंगे कोई बहुत अर्थ शैटरिंग किस्म का स्टेटमेंट आएगा वहां से। जस्ट बिकॉज इंडिया वहां चला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे यूनाइटेड हो गए हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट आने वाला है वहां से। मेरा नहीं ख्याल, बड़ा सोच समझ के वो स्टेटमेंट आएगा। इनकी कोशिश ये होगी कि सारे साइन ऑफ करें, कोई उस पर डिसएग्रीमेंट ना हो। मगर इंडिया इस वक्त तैयार नहीं है यूक्रेन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए और इजराइल के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां वो किनारा कर देंगे और जनरल बातें करेंगे, और इसकी ऑप्टिक्स के ऊपर ही ज्यादा जोर होगा। उधर ब्रिक्स के अंदर जो कि ज्यादा इकोनॉमिक फोरम, तो वहाँ ये हो सकता है कि वहाँ बिकॉज वहाँ पैलेस्टाइन एंड यूक्रेन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डॉलर को की करेंसी को चैलेंज करना, बैंकिंग सिस्टम को करना इंडिपेंडेंट, दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक
इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रिक्स। तो मेरा ख्याल है यहाँ ये अभी कोशिश होगी कि ये ओवरलैप ना हो, वो अपना काम करें, ये अपना काम करें। ये ज्यादा SCO जो है ना, आई थिंक ये ज्यादा ऑप्टिक्स के लिए है। और ऐसे मौके पर हथियारों की नुमाइश, उसके लिए विक्ट्री डे का एहतमाम, उस मौके पर आलमी रहनुमाओं का मौजूद होना, ये क्या मैसेजिंग करेगा? नहीं, कोई खास मैसेजिंग नहीं है, बस वो ये कहना कि अब सारे आ ही गए हैं। इंडिया का जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और चाइना के अंदर वेरी बिग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स विक्ट्री परेड, कोरिया के प्रेसिडेंट का आना। आई थिंक ये बेसिकली बताया जा रहा है कि देखें, जब हम हैं तो फिर देखा जाएगा आपको, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, और ये शो ऑफ यूनिटी इन शो ऑफ फोर्स हो रही है। मगर इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज अभी तो वन साइडेड आप देख रहे हैं ना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और यूरोप की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूरोपियंस जो है वो टफ हो रहे हैं, वो कह ईरान को कह रहे हैं कि आप मान जाएं इंस्पेक्शंस और ये और वो। उधर ईरान जो है वो कहता है हम प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका मतलब है वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम बम बनाएंगे भी और टेस्ट भी करेंगे तो प्रोलिफरेट भी करेंगे। तो वहां भी तो टेंशन बढ़ती जा रही है बिटवीन द वेस्ट एंड ईरान। तो मैं समझता हूँ कि ये दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आर गोइंग टू बी वेरी टफ। बहुत टेंशन पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स नजर आएंगे। ये यूक्रेन वाली चीज बड़ी सीरियस है, और इसी तरीके के साथ इंडिया पाकिस्तान इज आल्सो वेरी सीरियस, एंड ये मुझे दोनों की नजर नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में कोई रेजोल्यूशन नजर आएगी आपको। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन ब दिन वो ज्यादा इररिलेवेंट होता जाएगा, और ये उसका जो एजेंडा है वो फेल हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो रहा, और इसका ये मतलब है कि वो अग्रेसिव और होता जाएगा। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। अब पहली दफा वहां की जो जुडिशरी है उसने कहा कि ये जो तुमने टैरिफ लगा रहे हो, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा शिक जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं ये तो कांग्रेस ही फैसला करती है, आप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो वहां एक कोर्ट ने तो रोक दिया है सारा, मगर उन्होंने स्टे ले ली है और अब सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कोर्ट था इसमें ज्यादातर जो थे वो उसमें मेरे 11 लोग थे, बेंच था जिसमें से सिर्फ 3 वो थे जो रिपब्लिकन्स ने लगाए थे। तो वहां डेमोक्रेट्स की जो मेजॉरिटी थी द जजेस, तो वो को यही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के और रिपब्लिकन्स के खिलाफ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस जो हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स के लगाए हुए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम जो कर रहे हैं ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कांग्रेस का हक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जाएं कांग्रेस के पास, वहां जाके कानून पास करें अपने आप को पावर्स देने के लिए। तो कर सकता है बिकॉज मेजोरिटी है। मगर वो जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, और अगले साल लाइकलीहुड यही है कि रिपब्लिकन जो है अपनी मेजोरिटी उनकी कांग्रेस के अंदर नहीं रहेगी, डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी हो जाएगी। लग ऐसी रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, यूरोपियन ओपिनियन भी अपने खिलाफ किया हुआ है, चाइना रशिया भी अपने खिलाफ किए हुए, अब इंडिया भी अपने खिलाफ कर लिया है। ऊपर से वो उसने जुडिशरी जो है वहां की वो भी इसके खिलाफ होती जा रही है। एंड आई थिंक फाइनली ये जो उसके जो एजेंडा है टेरिफ्स का, वो इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप कमजोर होगा गोइंग फॉरवर्ड। राइट, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे अमेरिकी अपील्स कोर्ट के इस फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा ली हैं, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही अमेरिका को अजीम बनाने के इस मकसद में उनका साथ देगी।